Hello everyone, welcome back to Coding Decoding, your one-stop channels for mastering informatic practice 065 concept. In today's video, we are diving into database management system, SQL, structured query language. So let's get started. आज जो मैं आपको जो बता रहा हूँ बेसिकली आपके सामने दिखाई पड़ रहा है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस से 2024-25 का सेशन है, क्लास 11 है, कोड नंबर जो 65 है। मैं जो ये टॉपिक उठाने वाला हूँ आप देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैं इसको लार्ज कर रहा हूँ और मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। जो टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो 30 मार्क्स का है, जो कि आपके 11th के एग्ज़ाम में इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स में आपका काफ़ी यूज़फुल होगा। ये मैं जो वीडियो बता रहा हूँ इसमें आपके 30 नंबर के पूरे टॉपिक होंगे सिंगल वीडियो में। टॉपिक का नाम है, यूनिट का नाम है डाटाबेस कॉन्सेप्ट एंड दी स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज। यूनिट 3 में है। यूनिट 3 में क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डाटाबेस कॉन्सेप्ट एंड दी स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज। ये 30 नंबर का है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस में जो लिखा हुआ है उसी चीज़ को पढ़ूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको मालूम चले कि मैं कौन सी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ और क्या क्या टॉपिक आपको डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड द स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज में पढ़नी है। यूनिट 3 है, इसमें पढ़ना है डाटाबेस क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है। ये सारे टॉपिक मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर रखा है और मैंने यहाँ पर लिखा है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस 065 क्लास 11 यूनिट 3 डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड द स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज। डाटाबेस क्या होता है, उसके डाटाबेस कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, डाटाबेस क्यों हो सकता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या हैं, आरडीबीएस क्या है, ये सारे चीज़ को मैं टॉपिक बाय टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ डाटाबेस होता क्या है। देखिए, डाटाबेस का मतलब होता है डाटा रेफर्स रो फैक्ट्स एंड फिगर विदाउट एनी कंटेंट्स और मीनिंग। इट कैन बी नंबर, कैरेक्टर, सिंबल्स और इवन इमेज। डाटा जो होता है वो हमारा कुछ भी हो सकता है, हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, वो नंबर भी हो सकता है, वो इमेज भी हो सकता है, वो कैरेक्टर भी हो सकता है, वो सिंबल भी हो सकते हैं। डेटाबेस में आपके ये सारे चीज़ होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, इंफॉर्मेशंस होते हैं। अब देखिए, आपके दो तरह के डेटा होते हैं, एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दूसरा आपका अनस्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि जो भी आपके डेटा रिकॉर्ड जो होंगे वो ऑर्गेनाइज वे में होंगे। ऑर्गेनाइज वे की जब हम बात करते हैं तो टेबल के फॉर्म में होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम लाइक डाटाबेस स्प्रेडशीट। आपने एक्सेल में भी काम किया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पर भी आपके डेटा जो होते हैं वो रो एंड कॉलम के रूप में होते हैं, जो सेल के रूप में होते हैं। तो स्ट्रक्चर्स डेटा का मतलब होता है जो रिकॉर्ड इंफॉर्मेशंस डेटा आपके टेबल के फॉर्म में होते हैं। टेबल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रो एंड कॉलम को। दूसरा डेटा जो होता है वो होता है अनस्ट्रक्चर्स डेटा होते हैं। नो स्पेसिफिक फॉर्मेट लाइक इमेज होंगे, वीडियो होंगे, टेक्स्ट फाइल होंगे, जो किसी स्ट्रक्चर्स फॉर्मेट में नहीं है। डाटा बिकम्स इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज प्रोसेस्ड एंड गिवन कंटेंट मेकिंग इट मीनिंगफुल। मतलब जब भी आपके डेटा इंफॉर्मेशन तब बनते हैं जब उसमें आपके कुछ मीनिंग निकलते हैं। जिससे आपके मीनिंग निकलते हैं डेटा से, वो आपके इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। डेटा क्या क्या हो सकते हैं, डेटा कैन बी स्टोर इन डिफरेंट फॉर्मेट लाइक वो आपका नंबर हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो डेट टाइम बुलियन लॉजिकल भी हो सकता है। तो नंबर में आपका इंटीजर्स नंबर भी हो सकते हैं, डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं, स्मॉल इंट भी हो सकते हैं, टेनी इंट भी हो सकते हैं। और जब टेक्स्ट की बात करते हैं तो स्ट्रिंग में आपका कैर भी होता है, वैरकर भी होता है और डेट टाइम भी होते हैं, बुलियन में आपके लॉजिकल होते हैं। अब यहाँ पर टॉप जो आपका सिलेबस में है स्टार्टिंग में है कि एसक्यूएल कहते किसको है। एसक्यूएल कहते हैं स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज को। ये होता क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज जो होते हैं वो स्टोरिंग करते हैं, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा इन डेटाबेस में। हम किसी डेटा को हम
रिट्रीव करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, शेयर करते हैं, जिसको लिखते हैं हम जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में। रिलेशनल डेटाबेस स्टोर इंफॉर्मेशन in tabular form with row and column, predefining different data attributes and the various relationship between the data values। देखिए स्ट्रक्चर्स क्या है, एसक्यूएल क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर्स की लैंग्वेज है। आप किसी भी रिकॉर्ड को, इंफॉर्मेशंस को जब रिकॉर्ड को मैनेज करोगे डेटाबेस के अंदर, तो वो आपके एक एसक्यूएल्स में रिप्रेजेंट करता है। एसक्यूएल में जो रिप्रेजेंट करता है, बेसिकल एसक्यूएल में जो भी रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली वो जनरल इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं और वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, रो एंड कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए एसक्यूएल होता क्या है। एसक्यूएल बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर्स की लैंग्वेज है। इट इज ए नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसको अपर केस में लिखे, लोअर केस में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली ये जनरल इंग्लिश लैंग्वेज से बना हुआ है। जैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड को ऐड करना। अपडेट मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना, चेंज करना। डिलीट का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड को हटाना होता है। ड्रॉप मतलब क्या होता है, टेबल को हटाना होता है। तो बेसिकली जो एसक्यूएल होते हैं वो एसक्यूएल हमारा स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होते हैं, टेबल के फॉर्म में होते हैं। उसमें रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशंस को बेसिकली हम लोग मैनेज करते हैं। देखिए फीचर्स ऑफ एसक्यूएल में लिखा हुआ है, इट कैन रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट डेटा फ्रॉम डेटा। डेटाबेस में क्या होते हैं, देखिए डेटाबेस कहते हैं जहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारे टेबल होते हैं। टेबल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है टेबुलर फॉर्म में, जिसको रो एंड कॉलम हम कहते हैं। रो एंड कॉलम के फॉर्म में टेबल रिप्रेजेंट करता है और एक डाटाबेस के अंदर बहुत सारे आपके टेबल्स होते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। आप जो एसक्यूएल का जो फीचर्स है, आप क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस को, आप डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हो, डेटाबेस को ओपन कर सकते हो और इट कैन अलाउ मॉडिफाइंग सिक्योरिटी सेटिंग्स फॉर द सिस्टम। इसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एडवांटेज क्या है एसक्यूएल का। एसक्यूएल का एडवांटेज है इजी टू यूज़, बहुत आसान से आप यूज़ कर सकते हैं। ये पोर्टेबल होता है, रिलायबल होता है, नो कोडिंग रिक्वायर्ड। आपको एसक्यूएल में कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब ध्यान से देखेंगे, आपके जो एसक्यूएल को बेसिकली आपके एसक्यूएल कहीं भी पढ़ेंगे तो आप चाहे माइस्क्यूएल में पढ़ें, चाहे ऑरेकल में पढ़ें, चाहे एसक्यूएल सर्वर में पढ़ें, डेटाबेस के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें एसक्यूएल को हमने 4 भागों में क्लासिफाइड किया है। पहला होता है डीडीएल, उसको बोलते हैं डाटा डेफिनेशंस लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरा होता है डीएमएल, उसका नाम होता है डेटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज होते हैं। तीसरा होता है टीसीएल, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस कंट्रोल लैंग्वेज होते हैं। और चौथा जो होता है, फोर्थ जो होता है, वो आपका डीसीएल होता है, उसे बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होते हैं। जो 11th क्लास के जो सिलेबस है उसमें आपको 2 ही एसक्यूएल स्टेटमेंट के बारे में पढ़नी है। एक डीडीएल के बारे में पढ़नी है, दूसरा आपका डीएमएल के बारे में पढ़नी है। टीसीएल और डीसीएल आपके सिलेबस में नहीं है। यानी कि जो क्लास 11th के बच्चे होंगे, चाहे क्लास 12 के बच्चे होंगे, जिनको इंफॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट 065 को पढ़ाई करनी है, उनको एसक्यूएल के जो स्टेटमेंट हैं, एसक्यूएल को जो क्लासिफाइड किया गया है, एसक्यूएल को जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उसके 2 ही टाइप्स को पढ़नी है। पहला पढ़ना है डीडीएल, जिसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशंस लैंग्वेज। डीडीएल में आपके होते हैं क्रिएट कमांड पढ़नी है, अल्टर कमांड पढ़नी है और ड्रॉप कमांड पढ़नी है। ट्रंकेट कमांड आपको 11th क्लास में या 12th क्लास में सब्जेक्ट है उसमें आपको नहीं पढ़नी है। लेकिन एसक्यूएल के जो स्टेटमेंट में आपका ट्रंकेट स्टेटमेंट भी होता है, ट्रंकेट कमांड भी होता है। इसीलिए हमने डीडीएल के अंदर क्रिएट अल्टर ड्रॉप के बाद हमने ट्रंकेट को भी लिया है। लेकिन आपको बेसिकली जो पढ़ना है, क्रिएट पढ़ना है, अल्टर पढ़ना है और ड्रॉप पढ़ना है। दूसरा स्टेटमेंट जो एसक्यूएल का है उसका नाम है डीएमएल, उसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज। उसमें जो आपको पढ़नी है, इंसर्ट के बारे में पढ़नी है, अपडेट के बारे में पढ़नी है, डिलीट के बारे में पढ़नी है और सेलेक्ट के बारे में पढ़नी है। ये तीसरा जो आपका टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जब एसक्यूएल के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि एसक्यूएल के जो भी पार्ट्स हैं, एसक्यूएल को जो भी क्लासिफाइड किया गया है उसके सारे पार्टों के बारे में चर्चा की जाए। देखिए टीसीएल होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है,
है, इसमें कॉमिट होता है, रोल बैक होता है, सेव पॉइंट होता है और सेट ट्रांजेक्शंस होते हैं। लास्ट जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है उसका नाम DCL है, उसको बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, उसमें ग्रांट और रिवोक होते हैं। अब आ जाइए आपके सिलेबस में जो DDL पढ़ना है और DML पढ़ना है, इन दोनों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। आगे आ जाइए, MySQL के डेटा टाइप्स क्या। सबसे पहले MySQL है क्या। MySQL आपका फ्री डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। MySQL को आप अपर केस में लिखो, आप लोअर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये बेसिकली डाटाबेस का सॉफ्टवेयर है। MySQL के अंदर जो कमांड होते हैं, जो क्वेरी लिखते हैं, जो स्टेटमेंट लिखते हैं, वो हम SQL के अंदर ही लिखते हैं। MySQL आपका सॉफ्टवेयर है, SQL क्या है, स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज है। आगे आ जाइए, जो हम MySQL में डेटा टाइप्स का मतलब होता है, जैसे हम नेम में अल्फ़ाबेट लेते हैं, नंबर एज नंबर होता है, मार्क्स में आपके नंबर होते हैं, किसी के ID नंबर जो होता है वो भी आपके नंबर होते हैं, और एड्रेस में आपका अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों होते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आपके डेट होते हैं, मंथ होते हैं, ईयर्स होते हैं। उसी तरह से MySQL डेटा टाइप्स को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक न्यूमेरिक होता है, दूसरा स्ट्रिंग होता है, इसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, तीसरा आपका डेट होता है जिसमें आपका मंथ होता है, ईयर होता है, डे होता है, डेट होता है, टाइम होता है। देखिए, न्यूमेरिक मतलब कि नंबर का जो MySQL में डाटा टाइप्स होगा उसमें आपका इंट होगा, इंटीजर्स होगा, न्यूमेरिक होगा, स्मॉल इंट होगा, डेसिमल होगा, डेसिमल पार्ट के लिए फ्लॉट होगा और डबल होगा। दूसरा जो आपका MySQL डेटा टाइप्स में जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो स्ट्रिंग होते हैं, उसमें कैर होता है, वैरकर होता है, टेस्ट होता है, लॉन्ग टेस्ट होता है, टिनी टेस्ट होते हैं और सेट होते हैं। ये बेसिकली जो डाटा टाइप्स हैं ये अल्फ़ाबेट के लिए हैं। तीसरा डाटा टाइप्स जो हैं वो डेट टाइप्स के हैं, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है या हायर डेट लिखनी है या एस्टेब्लिशमेंट डेट लिखनी है, जिसमें आपका डेट का फॉर्मेट होता है YYMMDD के फॉर्मेट में, वो आपका डेटा टाइप्स में होता है। डेटा टाइप्स में आपका डेट नाम से डेटा टाइप होते हैं, टाइम नाम से होता है, डेट टाइप्स नाम से होता है और टाइम इस टाइम के नाम से होता है। अब हमारा प्रश्न टॉपिक ये होता है कि DBMS कहते हैं किसको, जिसका पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, डाटाबेस का मतलब होता है जिस सॉफ्टवेयर में हम डेटा को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, शेयर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। हम अपने अनुसार रिकॉर्ड को, इंफॉर्मेशंस को, डेटा को मैनेज करते हैं किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। वो कहलाता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप देखेंगे, मैंने जो स्लाइड में जो लिखा है, ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू क्रिएट, मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटाबेस. It acts as an interface between users and database, allowing data to be stored. देखिए, फंक्शन ऑफ DBMS का क्या है, डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल है। आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, और जो आपका इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको आप रिट्रीवल कर सकते हैं, आप डिस्प्ले कर सकते हैं, आप शो कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड क्विकली रिट्रीव इट using queries. ओके, डेटा मैनिपुलेशंस का अर्थ होता है allow adding, updating and deleting data according to depend upon me. डेटाबेस का एडवांटेज ये होता है कि अगर हमें डेटा को मैनिपुलेट करनी है, डेटा को एक्सेस करनी है, नए रिकॉर्ड को ऐड करनी है तो इंसर्ट करते हैं, अगर रिकॉर्ड में कुछ चेंजिंग करने हैं तो अपडेट करते हैं, रिकॉर्ड की हमें आवश्यकता नहीं होती है तो डिलीटिंग करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। तीसरा होता है डेटा सिक्योरिटी होती है। डेटा सिक्योरिटी में आप डेटा को कंट्रोल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। आपका डेटा कौन आपका एक्सेस करेगा, आप परमिशन दे सकते हैं। आप अपने डेटा को सेफ्टी पर्पस से उसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी आप लगा सकते हो, जिससे कि आपका डेटा सिक्योर हो, डेटा कोई अनऑथराइज्ड यूजर पर्सन्स उसको एक्सेस ना करे, वही पर्सन्स व्यू कर सके, वही पर्सन एडिट कर सके, वही पर्सन एडिट कर सके जिसे आप चाहते हो, जिसको आपने परमिशन दे रखा जिस यूजर को। चौथा जो होता है डेटाबेस का जो एडवांटेज है, डेटाबेस का जो फंक्शंस हैं, डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का अर्थ होता है कि डेटा में आपका एक्यूरेसी होती है, कंसिस्टेंसी होती है ऑफ डेटा यूजिंग कांस्टेंट लाइक प्राइमरी की। अगर
कोई प्राइमरी की बन गया, फॉरेन की बन गया, या आपकी यूनिक की बन गया, कैंडिडेट की बन गया, अल्टरनेट की बन गया, डेटा जो जिस टेबल्स में जिस रूप में है वो उसी रूप में होते हैं, उसमें एक्यूरेसी होती है और कंसिस्टेंसी होती है। पांचवा जो डीबीएमएस का जो फंक्शन होता है, कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजेस मल्टीपल यूजर एक्सेसिंग्स द डेटाबेस सिमल्टेनियसली। मतलब अगर हम चाहेंगे तो एक साथ डेटा को, रिकॉर्ड को हम मैनेज कर सकते हैं कंटिन्यूसली। बैकअप एंड रिकवरी, हम अपने डेटा को बैकअप कर दे सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। मान लिया हम चाहते हैं कि अपने डेटा को मैनेज करें, हम ये चाहते हैं कि डेटा रिकॉर्ड जो है वो हमारा स्टोर रहे, वो हमारा सुरक्षित है, वो हमारा सिक्योर रहे, तो हम अपने डेटाबेस को बैकअप भी कर सकते हैं। अगर डेटा हमारे लॉस भी हो गए तो हम उसको रिकवरी भी कर सकते हैं, हम फिर से डेटा को ला सकते हैं। टाइप्स ऑफ डीबीएमएस में देखिएगा, आपको जो पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, जिसको बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किए। पहला आपका हायरार्किकल डीबीएमएस है, नेटवर्क डीबीएमएस है, रिलेशनल डीबीएमएस है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओडीबीएमएस से। देखिए हायरार्किकल का अर्थ होता है कि डेटा का जो ऑर्गेनाइज होता है जस्ट लाइक ए ट्री स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका पेरेंट रिलेशनशिप हो, जैसे आईवीएम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस से, यानी कि जहां से आपका डेटा की क्या होती है, आपकी ऑर्गेनाइज होती है जस्ट लाइक ए ट्री। जैसे ट्री में आपका रूट होते हैं, स्टीम्स होते हैं, फिर ब्रांच होते हैं, फिर लीफ होते हैं, उस तरह से आपका हायरार्किकल मॉडल्स में डेटा जो होती है उस तरह के हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है नेटवर्क डीबीएमएस, उसको बोलते हैं नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मोर फ्लेक्सिबल देन हायरार्किकल्स यूजिंग ए ग्राफ स्ट्रक्चर्स टू शो रिलेशनशिप इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर आईडीई। हम किसी भी डेटा को हम नेटवर्क के रूप में हम मैनेजेबल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ग्राफ के रूप में, स्ट्रक्चर्स के रूप में, उसके क्या क्या रिलेशंस होते हैं वो आपके नेटवर्क डीबीएमएस में होते हैं। तीसरा आपका होता है, उसे बोलते हैं रिलेशनल डीबीएमएस, जिसको बोलते हैं आरडीबीएमएस। ये क्या होता है, हम दो टेबल के बीच में, टेबल्स के दो टेबल्स होते हैं, दोनों टेबल्स के बीच में, रो एंड कॉलम के बीच में डेटा को जो शेयरिंग करते हैं वो आपका कहलाता है रिलेशनल डीबीएमएस, उसको बोलते हैं आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, माइस्क्यूएल भी है, ऑरेकल भी है, एसक्यूएल सर्वर भी है, ये आपके ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा इनटू टेबल्स के रूप में। मैंने पहले ही बताया था कि जो भी आपका रिकॉर्ड होगा, इंफॉर्मेशंस होगा, वो आपके टेबुलर फॉर्म में होगा, यानी कि टेबल के रूप में होगा। टेबल जो रिप्रेजेंट करता है रो एंड कॉलम में, तो ये आपके आरडीबीएमएस में आपके डेटा का मैनेज होगा। जो मैनेज होगा उसमें हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल का जो यूज़ होता है वो माइस्क्यूएल में भी है, ऑरेकल में भी है, एसक्यूएल सर्वर में भी है। ये माइस्क्यूएल, ऑरेकल, एसक्यूएल सर्वर ये आपके डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप तीन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, तो आपका आंसर आएगा माइस्क्यूएल, ऑरेकल, एसक्यूएल सर्वर। ये आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का सॉफ्टवेयर। चौथा आपका है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस, उसको बोलते हैं ओडीबीएमएस, इसको बोलते हैं स्टोर्स डेटा इन ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में। सिमिलर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे कि आपका PostgreSQL है, सपोर्ट बोथ रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। ये आपका ओडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट आपका ऑरेकल में भी है। किसी ने ऑरेकल में काम किया होगा तो आपको पता होना चाहिए, ऑरेकल जो सॉफ्टवेयर है डेटाबेस का वो फुल्ली आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में सिस्टम को आपको फुलफिल करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन ओडीबीएमएस का बेस्ट एग्जाम्पल आपका PostgreSQL में भी है। अब हम आएंगे पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे ज़्यादा आपके डीबीएमएस सॉफ्टवेयर चलता है माइस्क्यूएल, जो आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में भी है। माइस्क्यूएल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कैसा है, फ्री सॉफ्टवेयर है, क्या सेंसिटिव नहीं है। ये आपका आरडीबीएमएस है, वाइडली यूज फॉर वेब एप्लीकेशंस के लिए हम कहते हैं। ऑरेकल क्या है, ऑरेकल आपका पावरफुल कमर्शियल आरडीबीएमएस है। अपने न्यूज़ इंटरप्राइजेस सिस्टम के लिए हमारा ऑरेकल होता है। ऑरेकल का बहुत वाइड एरिया होता है,
होता है, ये बड़े बड़े कंपनी जो होते हैं ना, कमर्शियल कंपनियां जो होते हैं, इंटरप्राइजेस जो होते हैं ना, वो बेसिकली आपके ऑरेकल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तीसरा जो है एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर भी आपका आरडीएस है। एसक्यूएल सर्वर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ये भी आपका बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। एसक्यूएल सर्वर आपका फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन आपका माइस्क्यूएल जो है ना वो फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सॉफ्टवेयर है, आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा पे करना नहीं पड़ता है। लेकिन ऑरेकल जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, एसक्यूएल सर्वर जो आपका फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। अब चौथा जो सॉफ्टवेयर है आपका डाटाबेस सिस्टम्स का सॉफ्टवेयर, उसका नाम है MongoDB। ये MongoDB जो होता है नो एसक्यूएल डेटाबेस आइडियल फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक JSON। फिर आपका जो पांचवा है PostgreSQL है, ओपन सोर्स है, हाईली कस्टमाइज है आपका किसके लिए, आरडीएस के लिए। फिर आ जाइए एडवांटेज ऑफ डीएस, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फ़ायदा है। डाटा रिडंडेंसी कंट्रोल करता है। देखिए रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशंस ऑफ डेटा। आप जब किसी टेबल्स में बार बार डेटा को, रिकॉर्ड को यूज़ करते हो ना, उसको डुप्लीकेसी बोलते हैं, उसको रिडंडेंसी बोलते हैं। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी को खत्म करना। तो डीएस में क्या होता है, आपके डुप्लीकेट डेटा को हटाता है, डेटा की रिडंडेंसी को हटाता है, सिमिलर डेटा को जो बार बार आप यूज करते हो उसको इरेज करता है, उसको रिमूव करता है। तो जो आपका डाटाबेस सिस्टम होते हैं वो डेटा रिडंडेंसी को क्या करता है, हटाता है, कंट्रोल करता है, डुप्लीकेट डेटा को हटाकर किस फॉर्म में लाता है, नॉर्मलाइज फॉर्म में लाता है। दूसरा आपका डेटा शेयरिंग, डीएस का सबसे ज़्यादा एडवांटेज है कि आप डेटा को मल्टीपल यूजर के साथ आप एक्सेस कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो। सेम टाइम में एक साथ बहुत सारे यूज़र डेटा को शेयर भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, उस पर काम भी कर सकते हैं। तीसरा जो एडवांटेज है डेटा इंटीग्रिटी का अर्थ होता है कि इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। चौथा जो है आपका बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप और रिकवरी का मतलब होता है कि कोई भी डेटा को आप बैकअप कर सकते हैं, आप स्टोरेज में रख सकते हैं। अगर उसमें कोई डेटा फेलियर हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आप अपने डेटा को रिकवर करके फिर से अपने डेटा को आप ला सकते, रिकवर कर सकते हो। सिक्योरिटी फीचर तो मैंने बताया था पहले भी कि आप उस डेटा को सिक्योर अनऑथराइज यूजर से बचा सकते हो। जो आपके ऑथराइज यूजर होंगे वही डेटा को एक्सेस करेंगे। तो डेटा का क्या होता है, एक्सेस में कंट्रोल होता है और अनऑथराइज यूजर से आपके बचाता है, जिससे क्या होता है आपका सिक्योरिटी फीचर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। फिर आ जाइए आरडीएस होता है क्या, इसे कहते हैं रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीएस का मतलब होता है ना कि आरडीएस इज टाइप फॉर डीएस दैट स्टोर डेटा इन टेबल, रो एंड कॉलम एंड यूज एसक्यूएल स्ट्रक्चरल लैंग्वेज टू मैनेज एंड क्वेरी डेटा। बता रखा मैंने कि डेटा को हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रो एंड कॉलम फॉर्म में होता है, और उसमें हम एसक्यूएल कमांड यूज करते हैं और हम डेटा को मैनेज करते हैं, शेयरिंग करते हैं। जैसे देखिए आरडीएस में होता क्या है, डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू टेबल। बता रखा पहले मैंने आपको कि डेटा जो भी होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, और जब डेटा को जब शेयर करेंगे दो टेबल के रूप में तो वहां भी आपका टेबल ही होता है, और कॉलम रो को हम शेयर करते हैं। वो आरडीएस कॉन्सेप्ट होता है। रो रिप्रेजेंट्स रिकॉर्ड्स को, रो रिप्रेजेंट्स रिकॉर्ड, उसको टपल्स ही बोलते हैं। कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, कॉलम को हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, और कॉलम को हम लोग फील्ड भी बोलते हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लें। रो को हम लोग क्या बोलते हैं, टपल्स ही बोलते हैं। रो को क्वालिटी भी बोलते हैं, कॉलम को फील्ड बोलते हैं, कॉलम को हम लोग डिग्री बोलते हैं, और कॉलम को एट्रीब्यूट ही बोलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स आर एस्टेब्लिश यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ये बोल रहा है कि हम दो टेबल के बीच में जब रिकॉर्ड शेयर करेंगे, जब उनके बीच में हम रिलेशन स्थापित करेंगे, तो वो आपके प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में होता है। दो टेबल्स में जो रिलेशनशिप स्थापित होती है, डेटा की जो शेयरिंग होती है ना, प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में होती है। मैं आगे बताऊंगा क्या प्राइमरी की होता है, क्या फॉरेन की होता है, हर चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। अब देखिए फीचर्स ऑफ आरडीएस। देखिए फीचर्स ऑफ आरडीएस में सबसे पहले मैंने पहले ही बता दिया कि टेबल जो होता है,
टेबल जो होता है वो रो एंड कॉलम में रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है टेबल में आपका डेटा स्टोर होता है, डेटा स्टोर इन रो एंड कॉलम्स मेकिंग इट इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्यूरी। ओके, हम किसी भी आर्डिनेंस में जो रिकॉर्ड और डेटा होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होते हैं, वो आपके टेबल के फॉर्म में होते हैं। टेबल क्या होता है? टेबल के अंदर रिकॉर्ड होते हैं और टेबल होता क्या है? रो एंड कॉलम के रूप में होते हैं और उसी हम टेबल को हम एसक्यूएल कमांड का यूज करके उसे हम यूज करते हैं। कीज देखिए, आ जाइए, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, कैंडिडेट की क्या, अल्टरनेट की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, जो क्लास 11 के बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको समझना होगा प्राइमरी की होता क्या है। देखिए, प्राइमरी की कहते किसको हैं? हम किसी भी टेबल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, किसी रिकॉर्ड को टेबल में जो आपका नॉर्टनल नेचर्स का होता है वो प्राइमरी की होता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। यहाँ पर टेबल आपके स्टूडेंट हैं और यहाँ पर आपके कॉलम स्टूडेंट आईडी है, नेम है, मार्क्स हैं और ग्रेड हैं। यहाँ मैं फिर से देखेंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, टेबल को बोलते हैं ना, टेबल रिप्रेजेंट रो एंड कॉलम। टेबल में आपके इंफॉर्मेशन होता है, रिकॉर्ड होता है, मैंने पहले ही बता दिया। देखिए, जो स्टूडेंट आईडी है, नेम है, मार्क्स है, ग्रेड है, ये क्या कॉलम है। और जो इसके अंदर 101, 102, 103, 104 क्या है, ये आपके रो हैं, या आपके क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। और स्टूडेंट आईडी क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। स्टूडेंट आईडी क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इसे हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। यानी कि अब देखिए, अब यहाँ पर हमने कीज में लिखा है प्राइमरी की। प्राइमरी की किसी भी टेबल के उस कॉलम को कहते हैं जिसके रिकॉर्ड यूनिक होते हैं, जिसके रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होते हैं, जिसके रो कोई डुप्लीकेट नहीं होते हैं और जिसके रिकॉर्ड आपके नॉर्टनल नेचर के होते हैं। नॉर्टनल नेचर्स का मतलब होता है जैसे आपका स्टूडेंट आईडी का जो कॉलम है उसमें 101 रिकॉर्ड है, 102 रिकॉर्ड है, 103 रिकॉर्ड, 104 रिकॉर्ड है। अगर हमने यहाँ पर ग्रेड में कोई वैल्यू को हटा दिया तो यहाँ पर क्या हुआ? ग्रेड कॉलम में जो आपका ये रो खाली है, इसे नॉर्टनल नहीं बोलेंगे, इसे बोलते हैं नल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? नल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका नल हो गया, तो नल हो गया तो वो प्राइमरी की नहीं बनेगा। जिस टेबल के कॉलम में आपका रिकॉर्ड मस्ट बी प्रेजेंट होगा, जिस टेबल के कॉलम के रिकॉर्ड डिफरेंट होंगे, यूनिक होंगे, नॉर्टनल नेचर्स के होंगे, वो कहलाते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की आप समझ गए। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो भी आपका लिखा हुआ आता है वही मैं लिख देता हूँ और मैं अभी आपको पढ़ा रहा था प्राइमरी की। आगे आ जाइए फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? किसी टेबल्स का प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं तो कहते हैं फॉरेन की। जैसे आप यहाँ देखेंगे स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, मैंने यहाँ पर ग्रीन से एरो करके आपको दिखाया है। प्राइमरी की क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट आईडी के जो भी रो हैं वो डिफरेंट है, वो यूनिक है, वो नॉर्टनल नेचर्स के हैं। अब देखेंगे हमारा दूसरा टेबल स्कूल टेबल है। स्कूल टेबल में हमने स्टूडेंट आईडी को यूज़ किया। देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, तो जो स्कूल टेबल में जो स्टूडेंट आईडी वो फॉरेन की बन गया। कैसे फॉरेन की बन गया? क्योंकि स्टूडेंट टेबल्स में हमारा स्टूडेंट आईडी क्या है? प्राइमरी की है। फॉरेन की किसको कहते हैं? ए फील्ड, देखिए फॉरेन की का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, ए फील्ड इन वन टेबल दैट रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। मैंने बोला कि एक टेबल का जब प्राइमरी की हम जब दूसरे टेबल में यूज करते हैं तो बन जाता है आपका फॉरेन की। ठीक है, ये स्टूडेंट टेबल का स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है। हमने स्कूल टेबल में स्टूडेंट आईडी यूज़ किया तो क्या बन गया स्टूडेंट? यहाँ पर स्कूल टेबल में बन गया फॉरेन की। अब देखिए थर्ड जो है आपका कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ कॉलम बिहेव एज ए प्राइमरी की इंक्लूडिंग प्राइमरी की। देखिए एक से अधिक कॉलम जब बिहेव करता है प्राइमरी की तरह उसे कहते हैं कैंडिडेट की। देखिए स्टूडेंट टेबल्स में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट टेबल्स में जो स्टूडेंट आईडी है उसके रिकॉर्ड डिफरेंट है। आपने बोल दिया स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की। अब प्राइमरी की कहते हैं किसको? आपने पहचान गया, जिस कॉलम के रिकॉर्ड डिफरेंट होंगे, जिस कॉलम के रो डिफरेंट। देखिए नेम भी आपका कॉलम है, मार्क्स भी आपके कॉलम है, ग्रेड भी कॉलम है। तो एक से अधिक कॉलम का जब बिहेव आपका एज ए लाइक ए प्राइमरी की कहलाएगा ना, तो वो सारा की आपके कैंडिडेट की बन जाएंगे। देखिए नेम में भी क्रिस है,
है, मुस्कान है, रवि है, भूमि है, यानी नेम कॉलम्स के रिकॉर्ड डिफरेंट है, डुप्लीकेट नहीं है, यूनिक है, तो ये भी आपका बिहेव कर रहा है किसके ऐसा, प्राइमरी की जैसा। दूसरा कॉलम मार्क्स, आपके मार्क्स में आप देखेंगे 458 है, 410 है, 360 है, 300 है, यानी मार्क्स कॉलम के सारे रो के रिकॉर्ड डिफरेंट यूनिक है, ये भी आपका बिहेव कर रहा है मार्क्स कॉलम किसके ऐसा, प्राइमरी की ऐसा, ठीक है। फिर ग्रेड देखिए, ग्रेड में भी आपका ABCD तीनों चारों जो रिकॉर्ड्स हैं, रो हैं, वो डिफरेंट है, ये भी आपका बिहेव कर रहा है प्राइमरी की जैसा। तो आपको मैंने बोला कि कैंडिडेट की वो कहलाते हैं जो भी कॉलम, एक ग्रुप ऑफ कॉलम बिहेव एज ए प्राइमरी की, वो का कहलाएंगे कैंडिडेट की। तो इसमें कैंडिडेट की का देखिए मैंने यहाँ पर एरो में रिप्रेजेंट किया है, आपका स्टूडेंट ID भी है, नेम भी है, मार्क्स भी है, ग्रेड भी है, ये चारों कॉलम क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट की। आगे आ जाइए अल्टरनेट की। अल्टरनेट की कहलाता, देखिए यहाँ क्या कहलाता है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की कहलाता है कि इन कैंडिडेट की वन इज ए प्राइमरी की एंड रिमेनिंग कॉलम नोन एज ए अल्टरनेट की। बोलता है अल्टरनेट की में एक कॉलम जो होगा वो प्राइमरी की होगा और बाकी कॉलम्स क्या कहलाएंगे, आपके अल्टरनेट की। अल्टरनेट की में कहता है कि जो भी आपके कैंडिडेट की में आपको मैंने यहाँ बताया ना कि कैंडिडेट की कौन सी कहलाएंगे, अरे कैंडिडेट की वो कहलाएंगे जो प्राइमरी की के जैसा बिहेव करेगा। कैंडिडेट की में आपके प्राइमरी की भी होंगे और बाकी कॉलम्स भी होंगे जो आपके प्राइमरी की के जैसा उसके नेचर्स होगा, उसका बिहेवियर होगा। तो प्राइमरी की इंक्लूडिंग अदर कॉलम मिलकर कैंडिडेट की बन गया। तो अब अल्टरनेट की में क्या होता है कि कैंडिडेट की में से आप प्राइमरी को निकाल दीजिए तो बाकी सारे कॉलम कहलाएंगे अल्टरनेट की। मैंने यहाँ पर एरो से दिखाया है, यहाँ पर अल्टरनेट की लिखा है। अल्टरनेट की मैंने नेम को बताया, मार्क्स बताया और ग्रेड को बताया, क्योंकि हमने कैंडिडेट की में स्टूडेंट ID को, नेम को, मार्क्स को, ग्रेड को बनाया। अभी हमने बताया कि अल्टरनेट की कौन सा कहलाता है। अल्टरनेट की वो कहलाता है जो कैंडिडेट की होते हैं उसमें से आप प्राइमरी की को हटा दीजिए तो बाकी सारे कॉलम क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट की कहलाएंगे। तो आपका अल्टरनेट की कौन कौन सा हो गया, आपके नेम नामक कॉलम हो गया, मार्क्स हो गया और ग्रेड हो गया। प्राइमरी की कौन बना स्टूडेंट टेबल्स में, स्टूडेंट ID बना। कैंडिडेट की कौन बन गया, आपका स्टूडेंट ID, नेम, मार्क्स और ग्रेड। फॉरेन की कौन बना, फॉरेन की बेसिकली हमारा स्टूडेंट टेबल का जो प्राइमरी की है वो स्कूल टेबल्स में स्टूडेंट ID कॉलम जब यूज हुआ तो स्कूल टेबल्स में स्टूडेंट ID क्या बन गया, फॉरेन की। तो इस तरह से हमने आपको कीज आपको समझा दिया। आगे टॉपिक देखिए, डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा यूजिंग कांस्टेंट कहते हैं हमारा नॉट नल होता है, यूनिक की होता है, चेक होता है, प्राइमरी की होता है। एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए एसिड प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है इंश्योर रिलायबल्स डेटाबेस ट्रांजैक्शंस, ये ऑटोमेटिसिटी होते हैं। ऑल ऑपरेशंस इन ए ट्रांजैक्शंस सक्सीड और फेल टुगेदर। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डेटाबेस रिमेन्स इन ए वैलिड स्टेट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शंस। आइसोलेशंस का मतलब हो गया कि ट्रांजैक्शंस अकर इंडिपेंडेंटली होते हैं आपके। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है वंस ए ट्रांजैक्शंस इज कमिटेड चेंजेस और परमानेंट। ठीक है, ये आपका एसिड प्रॉपर्टीज आपके हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके 4 प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप याद कर लेंगे। एटमोसिटी है, कंसिस्टेंसी है, आइसोलेशंस है, ड्यूरेबिलिटी है। अब 5वां जो आपका मेन टॉपिक जो है, आपका इंपॉर्टेंट फीचर जो है आपका आरडीएमएस का, वो है आपका नॉर्मलाइजेशंस। हम किसी भी रिकॉर्ड को, इंफॉर्मेशंस को जब नॉर्मल फॉर्म में अरेंज करते हैं, यानी कि किसी भी डेटा को, रिकॉर्ड को, डेटाबेस को हम उसके डुप्लीकेसी को, हम उसके रिडेंडेंसी को हटाते हैं, रिड्यूस करते हैं और फिर उसको इम्प्रूव करके हम डेटा इंटीग्रिटी के रूप में हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रूप में उसे हम अरेंज करते हैं। नॉर्मलाइजेशंस में कुछ नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशंस में बेसिकली हमारा जो भी रिकॉर्ड डेटा होते हैं उसमें डेटा रिडेंडेंसी को हटाते हैं, डुप्लीकेसी डेटा को हटाते हैं, रिपीटिशंस ऑफ डेटा को हटाते हैं और उसको नॉर्मल फॉर्म में अरेंज करते हैं, उसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशंस। उसमें आपका फर्स्ट एनएफ को बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, सेकंड एनएफ को बोलते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, थर्ड एनएफ को बोलते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। ये आपका नॉर्मलाइजेशंस का पार्ट होता है।
कॉलम नेम एंड डिग्री और एट्रीब्यूट और फील्ड नेम, मतलब मैं बता रहा हूँ कि कॉलम को हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, यहाँ देखिए स्लाइड में लिखा हुआ है, कॉलम को हम डिग्री भी बोलते हैं, फील्ड भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, रो को क्वांटिटी बोलते हैं और टपल बोलते हैं। टपल देखिए होता क्या है, देखिए टपल के बारे में बताता हूँ। ये टपल रिप्रेजेंट्स ए सिंगल रो और रिकॉर्ड इन ए टेबल। जो भी आपके टेबल्स के जो सिंगल रो होते हैं वो टपल्स कहलाते हैं, वो रो कहलाते हैं, वो रिकॉर्ड भी कहलाते हैं। इट इज ए कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स, each value corresponds to a column attribute in a table। ठीक है, टपल्स में स्टोर यूनिक इंस्टेंस होते हैं। डेटा फॉलो आपको देखिए रूल्स को कैसे कर, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट टेबल्स में आपका स्टूडेंट आईडी है, नेम है, मार्क्स है, ग्रेड है। देखिए मैंने इस रो टपल को मैंने रिप्रेजेंट किया। टपल 1 में आपका देखिएगा 101 है, क्रिस है, 458 है, ए है। टपल 2 में आपका 102 है, मुस्कान है, 410 बी है। और टपल 3 में आपका 103 आईडी है, रवि 455 ए है। और टपल 4 में 104 है, भूमि है। और 380 और आपके यहाँ पर 380 है, हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, देखिए यहाँ पर 380 लिखा हुआ है। और आपके डी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर सी डी जो भी है आपके लिखा हुआ यहाँ आप कर सकते हैं। ये आपका, तो ये आपका टपल में है, ये टपल के रिकॉर्ड्स होंगे, ये रिकॉर्ड्स हैं, हम इसको चेंजिंग करके दिखा सकते हैं, कोई मैटर्स नहीं करता यहाँ पर। आगे की पॉइंट्स क्या होता है, देखिए टपल्स इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी बाय प्रिवेंटिंग डुप्लीकेट रो, है ना, वो प्रिवेंट करता, रोकता है। दी वर्क क्लोजली विथ की लाइक प्राइमरी की टू मेंटेन यूनिकनेस होता है, यूनिक होता है। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ आरडीएमएस में क्या आता है। एग्जाम्पल में आपको बताया था माइस्क्यूएल है, ऑरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, ये सब मैंने पहले बता दिया था। एडवांटेज आरडीएमएस बताया था ना आपको कि डेटा एक्यूरेसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, डेटा सिक्योरिटी है, स्केलेबिलिटी है, डेटा इंडिपेंडेंस है आपका आरडीएमएस में। अब माइस्क्यूएल है क्या, देखिए माइस्क्यूएल इज ए ओपन सोर्स एंड फ्री डीएमएस सॉफ्टवेयर। इट इज ए नॉट कैपेसिटी, बताया था ना आपको कि माइस्क्यूएल आपका बेसिकली क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है। आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो और ये आपका केस सेंसिटिव नहीं है। माइस्क्यूएल को आप अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखो, कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन आपका केस सेंसिटिव है। वहाँ पर जैसे भी पाइथन में जो आपका अपर केस में बना हुआ है, जो लोअर केस में बना हुआ, आप उसी के अनुसार लिखते हैं। अब आ जाइए माइस्क्यूएल में, हमने बताया था स्टेटमेंट में आपका डीडीएल में क्या पढ़ना है, डाटा डिफरेंस लैंग्वेज, उसमें देखिए क्रिएट डेटाबेस में क्या होता है, आप डेटाबेस को बनाते हो। क्रिएट डेटाबेस में क्या होगा, आप डेटाबेस को बनाओगे, यूज कमांड डेटाबेस को ओपन करते हो। क्रिएट टेबल में क्या होता है, टेबल को बनाते हो। अल्टर टेबल में हम किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करते हैं। मैं इसको पूरा विस्तार से आगे पढ़ा रखा हूँ, बता दूंगा मैं आपको। ड्रॉप टेबल्स में किसी भी टेबल को हम डिलीट करते हैं। डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं, मैंने बताया भी था आपको, यहाँ पर लिखा भी है। न्यू डेटाबेस कैसे बनाते हैं, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है क्रिएट डेटाबेस नेम। मान लिया जाए अभी हमने नीचे बनाया था स्कूल नाम का डेटाबेस, तो कैसे लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस स्कूल। मैं आपको प्रैक्टिकली सब दिखाऊंगा। डेटाबेस को ओपन कैसे करते हैं, जो हमारा डेटाबेस बन जाता है ना, उसको हम ओपन करते हैं यूज डेटाबेस के नाम के द्वारा। मान लिया जाए अभी हमने डेटाबेस बनाया था स्कूल के नाम से, जैसे लिखा हमने कमांड क्रिएट डेटाबेस स्कूल, तो उसको ओपन करेंगे यूज स्कूल के नाम से। देखिएगा मैंने यहाँ पर सिंटेक्स लिखा है कैसे डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस नेम सेमीकोलन। मैंने एग्जांपल में लिया क्रिएट डेटाबेस स्कूल, यानी क्रिएट डेटाबेस हम लिखेंगे। उसके बाद स्कूल क्या है, स्कूल हमारा डेटाबेस का नाम है। डेटाबेस को ओपन कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स है यूज डेटाबेस नेम। यूज कमांड से किसी भी डेटाबेस को हम ओपन करते हैं। डेटाबेस को हटाने के लिए, डेटाबेस को खत्म करने, डिलीट करने के लिए कमांड होता है ड्रॉप डेटाबेस नेम। आप किसी भी डेटाबेस को हटाना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो आपको एसक्यूएल कमांड लिखना पड़ेगा, ड्रॉप डेटाबेस नेम। जैसे कि हमने स्कूल नाम के डेटाबेस को बनाया था, फिर हमने ओपन भी किया और हम चाहते हैं कि स्कूल डेटाबेस को इरेज कर दूं, डिलीट कर दूं, हटा दूं, तो हमारा कमांड होगा, एसक्यूएल कमांड क्या होगा, ड्रॉप डेटाबेस स्कूल सेमीकोलन। देखिए टेबल कैसे बनाते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। टाइम की बचत है, मैं चाह रहा हूं कि भी आपको थ्योरी बता दूं, बाद में आपको सारा प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूंगा। टेबल बनाते कैसे हैं, टेबल होता क्या है, टेबल रिप्रेजेंट रो एंड कॉलम में, उसका सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल नेम।
आप फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, फिर कॉलम नेम जो होगा, डाटा टाइप जो होगा, साइज जो होगा, फिर कॉमा लिखेंगे। जो भी उस टेबल का जो कॉलम होंगे उसको हम सीक्वेंस में लिखते चलेंगे और बाद में हम एक ब्रैकेट्स और लगाएंगे और सेमीकोलन से हम टेबल को बंद कर देंगे। देखेंगे मैंने एक एग्जांपल में स्टूडेंट नाम का टेबल को बनाया है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, पैरेंथेसिस को ओपन किया, स्टूडेंट आईडी क्या है, कॉलम है। कभी भी हम कॉलम नेम में स्पेस नहीं देते हैं। हमने स्टूडेंट आईडी एक कॉलम लिया तो हमने स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी किया। डेटा टाइप इंट है, इंट जो डेटा टाइप होता है वो इंटीजर्स को यानी कि इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने उसका साइज लिया 8 और उसको बना दिया प्राइमरी की, फिर कॉमा। दूसरा कॉलम है नेम है, डेटा टाइप वर्कर है, साइज 25 है, कॉमा। तीसरा आपका कॉलम है स्ट्रीम है, डेटा टाइप वर्कर है, 20 साइज है। चौथा आपका जो स्टूडेंट टेबल कॉलम उसका नाम सब्जेक्ट है, डेटा टाइप वर्कर है, साइज 20 है, कॉमा। और जो लास्ट स्टूडेंट टेबल का जो कॉलम नेम है उसका नाम एज है, डेटा टाइप इंट है, साइज 4 है। जैसे हमने क्रिएट टेबल स्टूडेंट के बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया था, उसी तरह से हम इस ब्रैकेट से बंद करते हैं। लास्ट में हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। माइस्क्यूएल के अंदर कोई भी स्क्यूएल कमांड लिखेंगे तो आप जो टर्मिनेट करेंगे आपको सेमीकोलन से ही यूज करना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे हमने डेटाबेस को हटाया तो सेमीकोलन का यूज किया, हमने डेटाबेस को ओपन किया तो यूज स्कूल सेमीकोलन लिखा, हमने डेटाबेस को बनाया तो कि डेटाबेस स्कूल सेमीकोलन लिखा। आगे देखेंगे अब हमारा सेकेंड जो डीडीएल स्टेटमेंट है वो आपका अल्टर है। अल्टर क्या करता है? अल्टर बेसिकली टेबल के स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करता है। अल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टर के द्वारा ही आप कॉलम को नई कॉलम को ऐड करते हो, कॉलम के साइज को मॉडिफाई करते हो, कॉलम का नाम को हटाना होता है, कॉलम को डिलीट करनी है तो अल्टर का यूज़ करते हैं, कॉलम का नाम चेंज करना है, रीनेम करना है तो भी हम अल्टर का यूज़ करते हैं। अगर हमने टेबल बना दिया और हमने टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं बनाया तो बाद में भी हम टेबल के अंदर प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक की, फॉरेन की बना सकते हैं अल्टर कमांड के द्वारा। तो अल्टर आपका डीडीएल स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? अल्टर आपका डेटा डिफरेंस लैंग्वेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी टेबल्स के स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे तो हम अल्टर का यूज करेंगे। देखिए हम कॉलम को कैसे ऐड करते हैं टेबल बनाने के बाद, उसका तरीका होता है ऐड न्यू कॉलम कैसे करेंगे? अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, जिस कॉलम का नाम देना चाहते हैं, डेटा टाइप क्या होगा वो आपको यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और हमें सभी सिंटेक्स में हमें सेमीकोलन लिखना चाहिए था, क्योंकि आपका हर में क्या होता है, आपका जो टर्मिनेट होता है आपके सेमीकोलन से ही होता है। तो चलिए यहाँ पर हम सेमीकोलन सब में लगा देते हैं। नीचे लगा हुआ है तो हमने बोला कि किसी भी टेबल्स में कॉलम बन चुका है, हम बाद में भी टेबल बनने के बाद कॉलम को ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अल्टर टेबल लिखेंगे, फिर टेबल का नाम क्या है, फिर ऐड कीवर्ड का यूज़ करेंगे, कौन से कॉलम का नाम भी ऐड करनी है उस कॉलम का नाम होगा, डाटा टाइप क्या होगी, साइज़ क्या वो हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है, वो नीचे आ गया था, हमने देखा नहीं था, हम दोबारा इसमें सेमीकोलन नहीं देंगे, नीचे आ गया है, नीचे लिखा हुआ था, हमने ध्यान नहीं दिया था। तो नीचे लिखा हुआ था आपका, नीचे लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हमने एक सिटी नाम के कॉलम को ऐड किया, टेबल नाम इम्प्लाई है, कैसे हमने यूज़ किया? अल्टर टेबल। यहाँ देखेंगे अल्टर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, देखिएगा अल्टर टेबल इम्प्लाई ऐड सिटी वर्कर 30। हमने इम्प्लाई टेबल में सिटी नाम के कॉलम को ऐड किया जिसका डेटा टाइप्स आपका वर्कर है, साइज 30 है। देखिए हम किसी भी टेबल के कॉलम को हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम नेम। जैसे यहाँ पर डाटा टाइप साइज क्या है देख रहे हैं ना, मतलब कि हमें किसी भी टेबल के कॉलम को हटानी है तो कैसे करेंगे? अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम नेम, डाटा टाइप साइज क्या है जिस कॉलम को हम टेबल से हटाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा सैलरी नाम का जो कॉलम्स हैं, सैलरी नाम के कॉलम है उसको हम हटा सकते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम सैलरी, हम इसको इंट भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा ये आपके कॉलम्स आपके हट जाएंगे। यहाँ पर हम इसको हम इंटीजर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इंट लिख दिया, हमने साइज दे दिया, जो भी हमारे टेबल्स में होंगे
इस तरह से आपके कॉलम हट जाएंगे। फिर हम कॉलम के साइज को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम, डाटा टाइप। देखिएगा यहाँ पर हमारा सिटी नाम के कॉलम है, उसके साइज को मॉडिफाई कर रहे हैं, 38 कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? अल्टर टेबल इम्प्लाई मॉडिफाई सिटी वैट का 38। फिर देखिए हम किसी भी कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, हम कॉलम का नाम को चेंज कर सकते हैं। कॉलम को नाम कैसे चेंज करें? सिंटेक्स क्या होगा? अल्टर टेबल, टेबल नेम, चेंज ओल्ड कॉलम नेम, फिर आप उसके बाद न्यू कॉलम नेम, डाटा टाइप, साइज क्या देना चाहते हैं वो आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, अल्टर मैं यहाँ पर जो एड्रेस जो सिटी नाम का जो कॉलम था उसको हम एड्रेस नाम कॉलम में चेंज करना चाह रहे हैं। तो हमने कैसे किया? अल्टर टेबल इम्प्लाई चेंज सिटी एड्रेस वैल्यू 38। अब देखिए हम किसी भी टेबल्स में बाद में भी हम प्राइमरी की फॉर्म को ऐड कर सकते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे देखिए अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, डाटा टाइप, साइज, फिर कांस्टेंट का नाम क्या है। जैसे कि मान लिया जाए हम इम्प्लाई टेबल्स में EMP ID नाम के कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं टेबल बनने के बाद। तो कैसे करेंगे? अल्टर टेबल इम्प्लाई ऐड EMP ID इंट 8 प्राइमरी की कॉमा। अब ड्रॉप का यूज कहाँ होता है? ड्रॉप का यूज बेसिकली हमें किसी भी टेबल के हटाने के लिए होता है। हमें टेबल को हटानी है, टेबल को ख़त्म करनी है, टेबल को रिमूव करनी है, टेबल को डिलीट करनी है, तो हमें ड्रॉप कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए लिखा मैंने, ड्रॉप स्टेटमेंट यूज टू परमानेंटली डिलीट ए टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से किसी भी टेबल को हटानी है ना, तो हम क्या कमांड यूज़ करेंगे? ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप कमांड जब यूज़ करते हैं तो टेबल के हटने के साथ साथ वो स्पेस को भी मेमोरी में रिलीज करता है। ये मेन फीचर्स है ड्रॉप का। देखिए ड्रॉप का सेंटेंस क्या है? ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। मान लिया जाए इम्प्लाई नाम का टेबल से हम हटाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? हम ड्रॉप टेबल इम्प्लाई लिखेंगे सेमीकोलन। तो क्या होगा? इम्प्लाई नाम का टेबल जो होगा वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर आप देखिए SQL कमांड में हमें लिखनी है सेलेक्ट के बारे में, फ्रॉम के बारे में, वेयर के बारे में, विथ रिलेशंस ऑफ ऑपरेटर्स बिटवीन लॉजिकल ऑपरेटर्स, इज नल इज नॉट नल के बारे में। देखिए सेलेक्ट का यूज कहाँ करते हैं? सेलेक्ट का यूज वहाँ करते हैं ना, हम किसी भी टेबल से जब मुझे रिकॉर्ड दिखानी होती है, रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना होता है, रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करना पड़ता है किसी भी टेबल के कॉलम को, तो हम सेलेक्ट का यूज करते हैं। देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज टू रिट्रीव और डिस्प्ले द रोज फ्रॉम वन और मोर एग्जिस्टिंग टेबल। द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। We can use one or more tables separated by comma to include various conditions using as a where clause, but the where clause is an optional part of the select command. अगर हमारे किसी भी टेबल्स के रिकॉर्ड को कंडीशंस के बेस में दिखाना होता है तो हम where का यूज करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। where is optional the select statement command. ओके, select का यूज कहाँ करते हैं? हमें किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करना होता है, डिस्प्ले करना होता है, रिट्रीव करना होता है, शो करना होता है, तो हमें सेलेक्ट कमांड का यूज करना होता है। अगर हम किसी भी टेबल्स के पूरे कॉलम्स के रिकॉर्ड को देखना होता है तो हम यूज करते वी कैन स्पेसिफाई स्ट्रिक, जिसको स्टार ही बोलते हैं। स्ट्रिक जो होता है, स्टार जो होता है, वो पूरे कॉलम्स को फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है सेलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम नेम, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अगर किसी टेबल्स के कंडीशंस के बेस में रिकॉर्ड को दिखानी होती है तो हम वेयर क्लाउज का यूज करते हैं। किस कॉलम के बेस पर रिकॉर्ड दिखानी है तो वेयर के बाद उस कॉलम का नाम होता है। कौन सा रिकॉर्ड होता है तो वो वेयर के बाद इक्वल के बाद आपका क्या होता है? उसका नाम होता है। देखिए जैसे कि मैं मान लिया जाए मैं इम्प्लाई टेबल्स के सारे रिकॉर्ड को देखना चाहता हूँ जिसका एड्रेस नोएडा है, तो हम कैसे करेंगे? सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम इम्प्लाई वेयर एड्रेस इक्वल नोएडा। नोएडा आपका स्ट्रिंग है, अल्फ़ाबेट है, इसलिए हमने डबल कोट में रिप्रेजेंट किया। ये जो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ यहाँ पर आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये जो स्ट्रिंग होता है ना, सारे टेबल्स के कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट कर लिया है, हम इम्प्लाई नाम के टेबल्स में ईनेम नाम के कॉलम को, सैलरी नाम के कॉलम को देखना चाहते हैं जिसकी सैलरी 50,000 से अधिक है। वी वांट टू डिस्प्ले द इम्प्लाई टेबल्स ई नेम सैलरी विद सैलरी इज मोर देन 50,000। तो
क्या लिखेंगे एसक्यूएल कमांड, वो आपका होगा select ename comma salary from employee where salary greater than 50,000 semicolon. You know that each and every SQL command terminate by the semicolon. So यहाँ पर semicolon लिखा हुआ है. Clause in SQL क्या होता है? देखिए clause in SQL बेसिकली आपके होते हैं which are used to detail inside the tables, help SQL filter करने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए, डाटा क्विकली के लिए हम लोग क्लाउज का यूज़ करते हैं. इसे आपका बेयर क्या क्लाउज है. वेयर क्या करता है, हमें किसी रिकॉर्ड को फिल्टर करनी होती हैं तो पर्टिकुलर कंडीशंस में तो हम वेयर का यूज़ करते हैं. वेयर का यूज़ हम लोग सेलेक्ट के साथ भी करते हैं, अपडेट के साथ भी करते हैं, डिलीट के साथ भी करते हैं. बाकी के साथ हम वेयर का यूज़ नहीं करते हैं. अगर मुझे फिल्टर करके रिकॉर्ड दिखानी होती है तो हम सेलेक्ट के साथ वेयर का यूज़ करते हैं. अगर हमें फिल्टर के साथ कंडीशन के साथ रिकॉर्ड को चेंज करनी है तो अपडेट का यूज़ करते हैं वेयर के साथ. अगर मुझे फिल्टर के साथ कंडीशन के साथ रिकॉर्ड को हटानी होती है, रो को हटानी होती है तो डिलीट के साथ भी हम वेयर का यूज़ करते हैं. फ्रॉम जो होता है, फ्रॉम इट इज यूज टू मेंशन नेम ऑफ टेबल्स or source table from where we want to fetch retrieve data. It is mainly used with select and delete. मैंने बोला ना आपके, जब भी किसी टेबल से रिकॉर्ड देखने होती है तो कॉलम नेम के बाद हम फ्रॉम टेबल नाम के भी लिखते हैं. और आपके फ्रॉम का यूज़ हमारा दो जगह होता है एसक्यूएल कमांड में. एक सेलेक्ट के साथ होता है, दूसरा आपके डिलीट के साथ होता है. आपके सिलेबस के अनुसार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ ताकि कम से कम समय में क्लास 11th के जो बच्चे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है उनको 1.5 घंटे में पूरा माइस्क्यूएल खत्म कर दिया जाए. बेसिकली माइस्क्यूएल आपके 30 नंबर का है. आप वीडियो में बने रहें जिससे कि आपको कम से कम समय में एक ही वीडियो में पूरा आपका माइस्क्यूएल 30 नंबर का खत्म कर दिया जाए, बता दिया जाए अच्छी तरह से. अब देखिए मैं सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस बेसिक सीक्वेंस में समझा रहा हूँ तो कृपया करके आप वीडियो में बने रहें. देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ऑपरेटर्स, रिलेशनल्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर पहले मैं बता रहा हूँ रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या है. देखिए ऑपरेटर में आपका इक्वल का है, ग्रेटर देन का है, लेस देन का है, ग्रेटर देन इक्वल का, लेस देन इक्वल का, नॉट इक्वल का. ये बेसिकली आपके माइस्क्यूएल में आपके ऑपरेटर का यूज़ होता है. जैसे कि जिसकी सैलरी 50,000 से अधिक है तो आप यूज़ करेंगे ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे, या आप बोलेंगे जिसका पिन कोड एड्रेस में 802 है तो आप इक्वल का साइन लिखेंगे. आप बोलना चाहते हैं कि जिसकी सैलरी 50,000 से कम है तो लेस देन का सिंबल लिखेंगे. तो ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ आपके माइस्क्यूएल में होते हैं. ये इक्वल का आप पहले से पता है, ग्रेटर देन का पहले से आपको पता होगा, लेस देन का पहले से पता होगा. ग्रेटर देन के बाद इक्वल लगाकर क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू. लेस देन के पहले आप देखो इक्वल का साइन क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया. और लेस देन ग्रेटर देन दोनों को साथ में आमने सामने दिखाते हैं तो क्या होता है, वो नॉट इक्वल टू होता है. लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, आपका ऑल होता है, एंड होता है, एनी होता है, और होता है, नॉट होता है, बिटवीन होता है, इन होता है, लाइक होता है. देखिए बिटवीन और में तो आपको पता है कि दोनों में से कोई कंडीशन सही होगा तो काम करेगा. एंड में कौन काम करेगा, दोनों कंडीशन सही होगा तो काम करेगा. नॉट में क्या होगा, जो कंडीशन सही नहीं होगा तब आपका काम करेगा. बिटवीन में क्या होगा, जहाँ पर रेंज होंगे, जहाँ पर कंपेरिजन्स होंगे तो वहाँ पर आपका बिटवीन का यूज़ होगा. लाइक में क्या होता है, कैरेक्टर मैचिंग होती है, अल्फ़ाबेट मैचिंग होती है. और इन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स और ग्रुप ऑफ के वैल्यू होते हैं. तो चलिए मैं आपके सिलेबस से बिटवीन के बारे में पढ़ना है. तो बिटवीन करता क्या है, बिटवीन ऑपरेटर बेसिकली आपको सिलेक्ट करता है वैल्यू को एक रेंज में, या पहला आपका मिनिमम होता है, बाद में एंड के साथ आपके मैक्सिमम होता है. द वैल्यू कैन बी नंबर्स, टेल्स से, डेट से भी हो सकते हैं आपके बिटवीन के साथ. ठीक है. तो बिटवीन में क्या होगा, जहां भी आपके रिकॉर्ड्स को रेंज के द्वारा डिफाइन करना होगा, रेंज के द्वारा मॉडिफाई करना होगा. रेंज का मतलब होता है एक स्टार्टिंग नंबर होता है, दूसरा आपका एंडिंग नंबर होता है. एक आपका मिनिमम नंबर होता है और दूसरा आपका मैक्सिमम नंबर होता है. उसे हम रेंज बोलते हैं. जैसे मान लिया हमने 5 से 10 बोला तो वहाँ पर बिटवीन का यूज होगा. मैंने बोला 50,000 से 1 लाख के बीच में तो वहाँ पर आपका बिटवीन का यूज होगा. मैंने बोला 5 फरवरी से लेकर
5 मार्च तक, तो वहाँ भी आपका बिटवीन का यूज होगा। मैंने बोला राम से लेकर सीता तक हो, तो वहाँ भी आपका बिटवीन का यूज होगा। अब देखिए सिंटेक्स क्या है बिटवीन का, सेलेक्ट कॉलम नेम, यानी कि आपको जो रिकॉर्ड दिखाने पड़ेंगे जिस टेबल के कॉलम को, तो सेलेक्ट के बाद उस कॉलम के नाम को देने पड़ेंगे। फिर फ्रॉम टेबल नेम तो आपको पता ही है, वेयर के बाद कॉलम नेम के बाद अगर वो रेंज की बात होती है तो कॉलम नेम के बाद आपको बिटवीन का यूज करेंगे। पहले आपका मिनिमम नंबर होगा और एंड के बाद आपके मैक्सिमम नंबर होंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया है, डिलीट के साथ बिटवीन यूज होते हैं, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम नेम, बिटवीन मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर। हम अपडेट के साथ भी बिटवीन का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं देखेंगे। अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम, वेयर कॉलम नेम, बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर। देखिए मैं एक एग्जांपल लिया हूँ बिटवीन का, सेलेक्ट के साथ है, अपडेट के साथ, डिलीट के साथ। देखिए हमने लिखा है सेलेक्ट empid कॉमा ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 45,000 एंड 65,000 सेमीकोलन। फिर हमने बिटवीन का यूज अपडेट में किया है, अपडेट एम्प्लॉय सेट एड्रेस इक्वल दिल्ली वेयर सैलरी बिटवीन 45,000 एंड 65,000 सेमीकोलन। फिर हमने बिटवीन का यूज डिलीट के साथ यूज किया है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन, ये हमने डेट नाम का डाटा टाइप का यूज़ किया है 2025 to 10 एंड 2025 to 28, यानी कि आप देखेंगे 2 फरवरी 10 लिखा हुआ है, ये 2 फरवरी 10 मिनिमम है और एंड के बाद हमने मैक्सिमम लिखा है 2 फरवरी 28। अब देखिए जो टॉपिक है आपके नल, नॉट नल, इज नल क्या होता है। नल का मतलब होता है जिस भी टेबल के कॉलम में रिकॉर्ड नहीं होता है, वैल्यू नहीं होता है। नल इज नॉट इक्वल टू स्पेस 0। नल का मतलब होता है जहाँ पर वैल्यू आपका प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पर आपका रिकॉर्ड नहीं है। A column or field with no value. Null mean value is not present, not defined, not show, no represent. वैल्यू नल आपका 0 नहीं होता है, नल आपका स्पेस नहीं होता है, इस बात को आप समझ जाइए। इस नल का मतलब होता है कि वैल्यू इज़ नो प्रेजेंट। इज़ नल बेसिकली हम एसक्यूएल कमांड में, जब हम एसक्यूएल कमांड में लिखेंगे कि जहाँ पर नल वैल्यू है तो इज़ नल का यूज़ करते हैं, जहाँ पर नल नहीं है तो नॉट नल का यूज़ करते हैं। देखिए नॉट नल का मतलब होता है कि दी वैल्यू मस्ट बी प्रेजेंट, दी वैल्यू मस्ट बी डिफाइंड, ओके, वो कहलाता है नॉट नल। जस्ट इज़ नल का उल्टा हो गया, नल का उल्टा हो गया। देखिए हमने कैसे यूज़ करते हैं इज़ नल और नॉट नल का। देखिए सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज़ नल और नॉट नल। मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। देखिए एक्चुअली थियोरटिकल आपके पेपर नज़दीक है, तो मैं सोच रहा पहले थियोरटिकली सारा समझा दूँ, बाद में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली साथ में करूँगा तो काफ़ी वीडियो आपका लंबा बन जाएगा। मैं एक आध चीज़ दिखाऊँ दूंगा प्रैक्टिकली फिर भी आपको। देखिए हम इज नल का यूज़ कैसे करें। सेलेक्ट empid ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस इज नल, है ना, जहाँ पर एड्रेस कॉलम में रिकॉर्ड आपके नल है, वैल्यू नहीं है, तो हम ऐसे करेंगे वेयर के साथ कॉलम का नाम इज नल। जहाँ हमारा रिकॉर्ड में आपका सैलरी मस्ट ही प्रेजेंट है तो इज़ नॉट नल होता है। देखिए हमने सेलेक्ट empid ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज़ नॉट नल। आगे जाइए DAC और डिस्क्राइब। DAC डिस्क्राइब कमांड जो होता है, हम किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर्स को जानना चाहते हैं, उस टेबल्स में कौन कौन से कॉलम ने, डाटा टाइप क्या है, साइज क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, प्राइमरी की है कि फॉरेन की है कि नल है कि नॉट नल है, वो सारा चीज़ टेबल के कॉलम को जानने के लिए हम DESC और डिस्क्राइब कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है DAC डिस्क्राइब दोनों काम सेम होता है। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। टेबल के अंदर क्या क्या होते हैं, यहाँ पे कॉलम नेम भी होते हैं, डेटा टाइप भी होते हैं, साइज भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं। कैसे यूज करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या है, DAC या डिस्क्राइब टेबल नेम सेमीकोलन। जैसे एग्जांपल के लिए इम्प्लॉय टेबल्स के हमें स्ट्रक्चर को देखनी है कि इम्प्लॉय टेबल्स में कौन कौन से कॉलम नेम है, डाटा टाइप क्या है, साइज क्या है, कांस्टेंट यानी प्राइमरी की फॉन्ट के नाम क्या है, तो हम कैसे लिखेंगे DESC स्पेस इम्प्लॉय या डिस्क्राइब स्पेस इम्प्लाई सेमीकोलन। डिस्टिंक्ट कमांड जो होता है, हम किसी भी कॉलम के रिकॉर्ड को यूनिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम किसी भी टेबल के कॉलम के डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं दिखना चाहते हैं, तो हम कमांड यूज करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड। क्या यूज होता है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, यूनिकली रिप्रेजेंट, नॉट डुप्लीकेट वैल्यूज हो। तो कैसे यूज करेंगे, सेलेक्ट के बाद किस कॉलम के डिस्टिंक्ट वैल्यू को देखनी है, यूनिक रिकॉर्ड को देखनी है, तो हम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट उस कॉलम का नाम लिखेंगे फ्रॉम टेबल्स नेम। एग्जांपल के लिए हमारा एम्प्लॉय टेबल्स में एड्रेस नाम का जो कॉलम है उसके रिकॉर्ड डिफरेंट देखनी है, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय।
देखिए अब सेकेंड टॉपिक जो आपका है, जो आपके सिलेबस में उसके अनुसार DML है, डेटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज। उसमें आपको इंसर्ट पढ़नी है, अपडेट पढ़नी है, डिलीट पढ़नी है। इसमें आपका सिलेक्ट भी आपका आता है, जो DML का पार्ट होता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट में हम किसी भी टेबल्स के रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं। हम टेबल्स में जो रिकॉर्ड ऐड करते हैं, रो जो ऐड करते हैं, डेटा जो ऐड करते हैं, तो वो कमांड होता है इंसर्ट। कैसे यूज करते हैं, क्या होता है इंसर्ट, यूज टू ऐड और इंसर्ट रो और वैल्यू इन दी कॉलम। ठीक है, रो भी होता है, वैल्यू भी होता है, रो को वैल्यू भी बोलते हैं, टपल्स भी बोलते हैं, डेटा भी बोलते हैं। तो किसी भी टेबल कॉलम में रिकॉर्ड ऐड करनी है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट का यूज करेंगे। इंसर्ट का जो तरीका दो तरह से है। पहला तरीका है इंसर्ट इनटू टेबल्स नेम वैल्यूज। जो भी वैल्यू आपको ऐड करनी है उस वैल्यू का नाम होगा। वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तीनों को ब्रैकेट में लिख लेंगे और सेमीकोलन का यूज करेंगे। दूसरा आपका इंसर्ट करने का तरीका है, वो क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल्स नेम। किस टेबल में इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखेंगे। अगर हम किसी पार्टिकुलर टेबल के कॉलम में रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो टेबल नेम के बाद ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम देंगे, फिर वैल्यूज लिखेंगे। उस टेबल के कॉलम में क्या वैल्यू डालनी है, हम वैल्यूज़ के बाद ब्रैकेट में वो वैल्यू देकर सेमीकोलन कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर इम्प्लॉयड टेबल्स में 105 और नोएडा को हमने ऐड किया। हमारे टेबल इम्प्लॉय है जिसमें आपका 2 ही कॉलम है, एक EMP ID और एक एड्रेस। तो हमने क्या लिखा कमांड, इंसर्ट इनटू इम्प्लॉय वैल्यूज 105 नोएडा। 105 के साथ हमने कोई डबल कोट का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो भी आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होते हैं उसके अंदर डबल कोट और सिंगल कोट लगते हैं। नंबर के साथ हमारा कोई भी न्यूमरिक टाइप का डेटा टाइप्स होगा, चाहे इंटीजर होगा चाहे डेसिमल होगा, हम उसके साथ सिंगल डबल कोट नहीं लगाते हैं। हम डबल कोट सिंगल कोट का माइस्कल में लगाते हैं डेटा टाइप जिसका डेट टाइप का हो या अल्फ़ाबेट टाइप का हो, चाहे कैर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे टेस्ट हो, उसमें हमारा डबल कोट का यूज होता है। और डेटा टाइप्स में भी हम डबल कोट का यूज़ करते हैं, यानी कि जिस डेटा टाइप में आपका ईयर्स का नाम है, मंथ का नाम है, डेट का नाम है, वहाँ भी हम लोग डबल कोट का यूज हम लोग करते हैं। तो देखिए हमने इंसर्ट का बता दिया, इंसर्ट इनटू इम्प्लॉय। सेकंड टाइप्स का हम इम्प्लॉय टेबल्स में रिकॉर्ड को इंसर्ट करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं, उसका तरीका क्या है आपका, इंसर्ट इनटू टेबल्स नेम, कॉलम नेम। आप किसी खास कॉलम में रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो ब्रैकेट में कॉलम डाल दिया, फिर वैल्यूज लिखा, फिर वैल्यू लिखा। सेकंड एग्जांपल में देखा रखा हमने, इंसर्ट इनटू इम्प्लॉय EMP ID एड्रेस वैल्यूज 110 मुंबई। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका दूसरा DML स्टेटमेंट को बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसमें डिलीट कमांड आता है। डिलीट कमांड क्या करता है, हम किसी भी टेबल के कॉलम के रिकॉर्ड को हटाना चाहते हैं, हम टपल्स को हटाना चाहते हैं, हम रो को हटाना चाहते हैं, हम किसी भी टेबल्स के वैल्यू को हटाना चाहते हैं, तो हम किस कमांड का यूज़ करेंगे, डिलीट का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहले डिलीट करता क्या है, इट यूज टू डिलीट और इरेज और रिमूव रो और वैल्यू फ्रॉम द टेबल। हम किसी भी टेबल्स के रो को वैल्यू को हटाना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, डिलीट का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वियर कॉलम नेम वैल्यू। हम डिलीट का सिंटेक्स क्या है, यहाँ देखिए दे रखा है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वियर कॉलम नेम वैल्यू। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाया, डिलीट फ्रॉम इम्प्लॉय वियर EMP ID 10। जिस इम्प्लॉय टेबल का जिसका EMP ID 10 है उसको हम डिलीट कैसे किया, डिलीट फ्रॉम इम्प्लॉय वियर EMP ID क्या है, कॉलम नेम है, 110 क्या है आपका रिकॉर्ड है। अब देखिए लास्ट टॉपिक जो आपके हैं वो आपका अपडेट है, किसका, DML का। अपडेट का मतलब होता है यूज टू मॉडिफाई, एडिट, चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू और डेटा ऑफ द टेबल। हम किसी भी टेबल्स के रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो हम अपडेट का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम, वैल्यू वेयर कॉलम नेम रिकॉर्ड। हमें जिस चीज़ को चेंज करनी होती है ना उसको सेट के बाद लिखते हैं, अगर कोई कंडीशंस के बेस पर करनी होती है चेंज तो वेयर के बाद होता है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर एक आपका इम्प्लॉय टेबल्स में जिसका एड्रेस गोवा था उसका हमने एड्रेस नोएडा कर दिया, तो हमने कैसे लिखा, अपडेट इम्प्लॉय सेट एड्रेस नोएडा। हम जिस रिकॉर्ड को चेंज करते हैं ना वो सेट के बाद
कॉलम नेम आता है और इक्वल साइन के बाद आपका जिस वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं, जिस वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जिस वैल्यू को एडिट करना चाहते हैं, वो सेट कॉलम के नाम के बाद आता है। और किसी कंडीशंस के बेस करना चेंज करना चाहते हैं तो वेयर कॉलम के बाद उसका नाम आता है। तो ये आपका क्लास 11th का जो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में जो माइस्कूल पढ़नी है, मैंने थियोरेटिकली अच्छी तरह से कम समय में 1 घंटे के अंदर मैंने पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया है। मेरी बातों को पर विश्वास करिए, मैं आपको सिलेबस दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में जब वीडियो को स्टार्ट किया था तो मैंने आपके इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस 2024-25 क्लास 11 कोड नंबर 5 का सिलेबस को ही स्टार्ट किया था। यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मार्क्स एंड पीरियड्स, यहाँ देखिए जिस टॉपिक को मैंने ख़त्म किया ये यूनिट 3 है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना था डाटाबेस कॉन्सेप्ट एंड दी स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज, जो आपका 30 नंबर का था। मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के अनुसार ख़त्म कर दिया। ये जो मैं टॉपिक ख़त्म कर दिया हूँ ये आपके क्लास 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सारा चीज़ दिखा देता हूँ जो मैंने टॉपिक ख़त्म किया है, आप खुद चेक कर लेंगे कि मैंने वो टॉपिक कराया है कि नहीं कराया है। तो देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये क्लास 11th का है और मैं आपका जो टॉपिक हमने ख़त्म किया है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको डेटाबेस कॉन्सेप्ट क्या है बताया, इंट्रोडक्शंस टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड इट्स नीड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है वो बता दिया, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है जो आपका हायरार्किकल्स था, नेटवर्क था बता दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, टपल, रिलेशनल, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की भी बता दिया आपको, एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या है, DDL क्या है, डाटा क्वेरी लैंग्वेज DML क्या है, माइस्क्यूएल क्या है, डेटाबेस कैसे बनाते हैं ये सब बता दिया आपको, फिर टेबल कैसे बनाते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, अल्टर कमांड कैसे, ये सारा चीज़ आपको मैंने टॉपिक आपको। फिर लास्ट में आपका टॉपिक था DML जिसमें लिखा है इंसर्ट अपडेट डिलीट। तो मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल भी प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको जो पढ़ाया है वो सही है कि नहीं है। तो चलिए मैं आपको अब प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। चलिए मैंने माइस्क्यूएल को ओपन कर दिया। अब मैं 1 बाय 1 जो भी चीज़ है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैं बनाता हूँ आपका एक नया डेटाबेस, लिखा हमने क्रिएट डेटाबेस। देखिए मैं डेटाबेस का नाम लिख रहा हूँ। मैं डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ आपका क्लास लिख देता हूँ, क्लास लिख देता हूँ क्लास 11 लिख देता हूँ, ठीक है, सेमीक्लोन। देखिए बन भी गया। अब मैं डेटाबेस क्लास 11 जो लिखा उसको ओपन कर रहा हूँ। क्लास 11 हमने लिखा था, सेमीक्लोन। देखिए आपका आ भी गया। यहाँ देखिए मैंने डेटाबेस बनाया, यहाँ देखिए क्रिएट डेटाबेस क्लास 11 लिखा, सेमीक्लोन से मैंने टर्मिनेट किया, डेटाबेस बन गया। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ आ रहा है क्यूरी ओके 1 रो इफेक्टेड 0.13 सेकेंड। फिर हमने क्या किया, डेटाबेस को ओपन किया, क्या कमांड लिखा, क्लास यूज़ क्लास 11। अब देखिए हम क्लास 11 में देखना चाहते हैं कोई टेबल है, इसमें कोई टेबल्स नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। वो कमांड होता है आपका शो टेबल्स। अब शो टेबल्स सेमीक्लोन लिखेंगे तो क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है, मतलब इसको कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब चलिए मैं टेबल बनाता हूँ। मैंने बोला था ना क्या होता है, कैसे क्रिएट टेबल होते हैं। मैं बना देता हूँ आपका एम्प्लॉय नाम से हमने टेबल बना रहे हैं। हमने एम्प्लॉय लिखा, फिर हमने बना दिया empid। मैं बस छोटा सा लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं आपका ख़राब करूँगा। इंट लिया और हमने 8 ले लिया। फिर हमने प्राइमरी की बना दिया, इसको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर हमने empid के बाद हमने ename लिया, डाटा टाइप्स हमने वैर कर लिया, साइज हमने 30 ले लिया, ठीक है। फिर हमने लिख दिया इसमें आपका, फिर हमने डेप्थ लिख दिया, डिपार्टमेंट डेप्थ लिख दिया आपका, वैर कर दे दिया आपका, साइज 25 ले लिया हमने। फिर हमने सैलरी लिख दिया, सैलरी
सैलरी लिख दिया हमने, इसका साइज हमने दे दिया 9 दे दिया। फिर हमने लिख दिया एड्रेस लिख दिया वर्कर, इसको 40 ले लिया, ठीक है, एक और ब्रैकेट लिया। देखिए हमारा बन गया टेबल। अब टेबल का स्ट्रक्चर देखनी है तो मैंने बोला था DAC कमांड से हम देखेंगे कि हमारे टेबल में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। चलिए आपका ये टेबल का स्ट्रक्चर भी आपका दिखा दिया। इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, तो रिकॉर्ड को देखने के लिए हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड तो इसमें है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल्स नेम क्या है आपका, एम्प्लॉय है, और क्या लिखते हैं, वैल्यूज़ लिखते हैं। पहला क्या आपका है, EMP ID है, ये नंबर हमने 101 लिया। दूसरा आपका EMP नाम हमने लिख दिया, सूरज लिख दिया। उसके बाद हमारा क्या है, डेप्थ दे दिया, उसको हम बना दिया इसे हमने DBA का पोस्ट दे दिया। DBA है ये, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है इसका डिपार्टमेंट। इसकी सैलरी हमने डाल दिया 85,000। ये इसका एड्रेस दे देता हूँ ग्रीन पार्क दिल्ली डाल देता हूँ, ग्रीन पार्क दिल्ली इसका एड्रेस लिख दिया। और उस कितना हो गया, हमने EMP ID 101 डाला, नेम हमने सूरज लिखा है, और डेप्थ हमने DBA डाला है, सैलरी में 85,000 डाला है, और एड्रेस में ग्रीन पार्क लिखा है। तो हम इस ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे और सेमीकोलन। देखिए हमारा बन गया। एक दो रिकॉर्ड और चेंजिंग कर देते हैं। फिर हम 102 डाल देते हैं, फिर नाम देते हैं प्रिया नाम डाल दिया, उसको बना दिया प्रोफेसर बना दिया, और इसकी सैलरी भी मैंने 95,000 डाल दिया, और इसका दे दिया नोएडा एड्रेस दे दिया इसका एड्रेस। मैं इसको 2-3 रिकॉर्ड करके फिर आपको मैं सेलेक्ट कमांड दिखाऊंगा। ये भी आपका हो गया। एक और रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि हम जब डिस्प्ले करें तो हमें देखने में अच्छा लगे। इसका नाम हमने लिख दिया कमलेश, लिख दिया इसका नाम कमलेश दे दिया, और इसे बना दिया हमने प्रोग्रामर बना दिया, ये प्रोग्रामर बन गया आपका। और इसकी सैलरी हमने डाल दिया 75,000, ठीक है। ये भी आपका नोएडा है। चलिए 3 रिकॉर्ड हमारे पास है। अब हम रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि एम्प्लॉय टेबल्स में कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। तो मैंने आपको बोला था कि ऑल टेबल्स के रिकॉर्ड देखने के लिए कॉलम का हम एस्ट्रिक का यूज करते हैं, इसको स्टार भी बोलते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा हमने, और देखिए टेबल में जो भी रिकॉर्ड हैं वो सारे आ गए, आपका रिकॉर्ड आपके हो गए। अब हम चाहते हैं क्या, सूरज का नाम चेंज करके हम क्या चाहते हैं, सोनिया करने के लिए। तो क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो लिखिए अपडेट एम्प्लॉय, क्या कर रहे हैं हम, सूरज को सोनिया बना दे। सेट लिखते हैं, किस कॉलम में है सूरज आपका, नेम में। क्या चेंज करना चाह रहे हैं, सोनिया होना चाह रहे हैं। तो देखिए सोनिया क्या होगा, डबल कोट में होगा। कंडीशंस क्या है कि जिसका नाम आपका क्या है, जिसका नाम आपका सूरज है, उसका नाम क्या कर रहे हैं हम, तो वेयर में लिखेंगे ना। अब देखिए हमने किया, आपका हो गया। चलिए हम चेक कर लेते हैं किसमें, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आप देखेंगे कि आपका जो सूरज था वो सोनिया बन गया, और आपका देखिए सोनिया प्रिया। तो देखिए अभी मैंने आपको जो दिखाया यहाँ पर, एक किसी टेबल्स के पार्टिकुलर कॉलम को देखने के लिए हम सेलेक्ट के बाद उस कॉलम का नाम लिखते हैं। यह आपका हो गया। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बिटवीन का यूज़ करके। तो बिटवीन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने लिख रखा है ना, हम यहाँ पर स्ट्रिक दे देते हैं, टाइम की बचत करनी है। इसे जो पहले लिखा उसी को हम अपना फिर से हम बुला लिया उसको। अब देखिए हमने क्या लिखना है, वेयर सैलरी, बिटवीन का यूज़ करके अब मैं आपको दिखाता हूँ। सैलरी मैं दे देता हूँ जिसकी सैलरी आपका 70,000 से लेकर 85,000 से हो। तो सैलरी बिटवीन हमने लिखा 70,000 एंड 85,000। तो आप देखेंगे उसके बीच जो भी आपके सैलरी होगे वो आपको दिखाएगा।
चलिए मैं आपको देखिए दिखाया ना आपका, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी 75,000 तक। तो ये आपको मैं प्रैक्टिकली बेसिकली पुरानी दिखा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि आपने जो भी आपने कमांड का यूज़ किया, चाहे DDL कमांड हो गया, चाहे DML कमांड हो गया, वो सारे चीज़ मैंने आपको बताया। मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ को दिखा सकता हूँ, आप हर चीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे एक बार फिर से स्लाइड को दिखाते हुए फिर मैं अब इसको देखेंगे। ये आपका स्लाइड था, ये सारे स्लाइड को मैं प्रैक्टिकली बाद में आपको दिखा दूंगा और आशा करता हूँ कि आपको समझ में हो गया। तो मैंने एक वीडियो में पूरे 11th क्लास का 30 मार्क्स का जो क्वेश्चंस पेपर है आपके सॉल्व हो जाएंगे, और जो बच्चे 12th क्लास के CBSE बोर्ड का पेपर देने वाले हैं ये उनके लिए भी उपयोगी है, वो भी देख लें। मैं सिलेबस सामने रखता हूँ, दिखाता हूँ बार बार आपको कि देखिए यहाँ पर 11th का है और उसके जस्ट नीचे आपका इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस 2024-25 जो बच्चे अभी पेपर देने वाले हैं CBSE बोर्ड का इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का, उनको भी पूरा आपका SQL में रिविजन्स ऑफ डाटाबेस कॉन्सेप्ट। देखिए मैं यूनिट 2 ये क्लास 12 का CBSE बोर्ड का सिलेबस है, ये देखिए उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पहला ही लिखा हुआ है कि रिविजन्स ऑफ डाटाबेस कॉन्सेप्ट एंड SQL कमांड्स कवर्ड इन क्लास 11, यानी कि जो बच्चे 12th में हैं, जो यूनिट 2 में पढ़ेंगे SQL कमांड, MySQL पढ़ेंगे, डाटाबेस पढ़ेंगे, उनको सबसे पहले जो क्लास 11th में जो SQL है उनको पूरा पढ़ना है। वो आपके CBSE बोर्ड के एग्जाम में आएंगे और उसके बाद आपका मैथ फंक्शंस, डेट फंक्शंस, एवरेज फंक्शन, ये सारा वीडियो मैंने बना रखा है। मैं आपको अपना लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने यहाँ पर भी लिंक शेयर कर रखा है और मैं वहाँ पर भी आपको लिंक शेयर कर दूँगा, जिससे कि आप ये चीज़ जब पढ़ लेंगे तो जो क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो के देखने के बाद जो उनका सिलेबस है, ये देखिए क्लास 12 का सिलेबस भी मैंने इसमें लिख रखा है दिखाने के लिए। क्लास 12 डाटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL 25 नंबर का, क्लास 11th के 30 मार्क्स का MySQL है। लेकिन जो बच्चे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का CBSE बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनका CBSE बोर्ड में 25 नंबर का MySQL से SQL से क्वेश्चन आएगा। ये उनको ये सारा चीज़ जो मैंने पढ़ाया है, DDL स्टेटमेंट, DML स्टेटमेंट, इन लाइक, बिटवीन, इज नल, नॉट नल, अल्टर कमांड, ये सारे पढ़ना है। और उसके बाद उनको ये चीज़ पढ़नी है, मैथ फंक्शन, टेस्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, ये सारा मैंने बना रखा है वीडियो। ये वीडियो का ये लिंक है, ये वीडियो का लिंक है, मैं शेयर कर दूंगा वहाँ पर कमेंट सेक्शंस में। आप वहाँ से भी ये 11th का वीडियो देखने के बाद, क्योंकि ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है, आपको 2 घंटे में पूरा आपका 25 नंबर की टॉपिक अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे। फिर मैं आपके किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं वो भी आपको बना के वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में अगर ज़्यादा टॉपिक लाता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। इसलिए मैं इस वीडियो में क्वेश्चंस पेपर के ऊपर हमने डिस्कशन नहीं किया है। सबसे पहले जो आपको टॉपिक पढ़नी है सिलेबस में, उन सारे टॉपिक को हमने स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के अनुसार मैंने बताया है, समझाया है, और ज़्यादा हमने प्रैक्टिकली वर्क नहीं कराया, क्योंकि मैं जब हर चीज़ का प्रैक्टिकली वर्क कराऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। क्योंकि अभी आपको थ्योरी का पेपर देना है, आपको थ्योरी पार्ट समझना है, और एक वीडियो में क्लास 11 का सारा टॉपिक हमने कवर कर दिया। तो I hope you found this session informative and easy to understand. If you did, do not forget to like this video, share it with your friends, and most importantly, subscribe to Coding Decoding for more educational content. Also hit the bell icon so you never miss an update. Keep learning, keep coding. See you in the next video. Thank you. Thanks a lot. Thanks.